महात्मा गांधी के द्वारा अपने सुविचार अनमोल वचन सुने और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत शक्ति ने बहुत ही एक मजबूत थॉट से की, मतलब कि इंस्पिरेशनल वाला। मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ शक्ति आपने जो कहा। इसलिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंसान को सरल और सहज बने, क्योंकि सारी समस्या यहीं से जो खत्म है वो हो जाती है। तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं इंपॉर्टेंस ऑफ द डे बताना चाहूँगा, यानी कि आज का दिन एक विशेष है। एक तो मंगलवार का दिन है शक्ति, और दूसरी बात यह है कि आज 21 अप्रैल की तारीख है और भारत में हर वर्ष 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले जो लोक सेवक हैं, उनके कार्यों को, उनके समर्पण को, उनके निष्ठा और उनकी मेहनत को याद करने का दिन है और उन्हें सम्मानित करने का दिन है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे के मौके पर तमाम वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों और आईएफएस अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाइयाँ। खास बात ये भी है, रोचक ये भी है शक्ति की आज नेशनल सिविल सर्विस डे है और ये संयोगी है कि आज के दिन हमारे इस कार्यक्रम में बिहार में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपने मेहमान साहब को रूबरू जरूर कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में न सिर्फ एक बड़ा मुकाम हासिल किया, नाम कमाया, बल्कि अपने कार्यों से उन्होंने हज़ारों लोगों के जीवन को छुआ भी है। 2007 बैच के वरिष्ठ बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिन्होंने जिला प्रशासन से लेकर संस्कृति, वित्त और कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत दीपक आनंद जी का। बहुत बहुत स्वागत दीपक सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आपको नेशनल सिविल सर्विसेज डे की ढेरों शुभकामनाएं। अगर बात करें यूपीएससी एग्जाम की, तो कहते हैं कि यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसमें दाखिल होना, जिसमें उत्तीर्ण होना, जिसे क्वालिफाई करना हर छात्र या युवा का एक सपना होता है और आपने इससे किया है। अगर आपकी बात करें तो सीतामढ़ी की कोट बाजार से निकलकर सचिवालय तक का सफ़र, या कहे कि साल 2007 बैच के आईएएस दीपक आनंद बनने तक का सफ़र हम सभी के लिए वाकई एक प्रेरणादायक है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि आपसे जानना चाहें कि आपने किस तरीके से खुद को तैयार किया, किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी लोक सेवकों को आज नेशनल सिविल सर्विसेज डे की शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो राष्ट्र की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और जिन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा की है और कर रहे हैं, उन सभी लोक सेवकों को मेरी शुभकामना है, मेरा बधाई है। आपने जो प्रश्न किया है काफ़ी एक लंबी जर्नी है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में उसको बताऊं। दरअसल मेरा जन्म सीतामढ़ी में हुआ, बिहार के उत्तरी बिहार के नेपाल बॉर्डर पे बिल्कुल ये ज़िला स्थित है सीतामढ़ी। तो वहीं मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है। और बचपन की जो बिल्कुल प्रारंभिक पढ़ाई है वो तो गांव में ही हुई, और गांव के स्कूल से पढ़ के निकल के और फिर सीतामढ़ी के स्थानीय विद्यालय से हमने पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज भी वहीं से किया, सीतामढ़ी से ही किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ किया। और जब मेरे सभी बैचमेट्स आईआईटी की तैयारी करने निकल पड़े थे, तो उस समय मैंने अचानक से एक डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है और सिविल सेवा की तैयारी करनी है। दरअसल इसकी नींव जो है मेरे पिताजी ने रखी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय पद्मशंकर चौधरी जी, उन्होंने मुझे एक किताब ला के दी थी जब मैं विद्यालय में था, कक्षा 6 में था उस समय। मैं प्रतियोगिता दर्पण की किताब ला के दी थी, जिसके मुख्य पृष्ठ पे एक आईएएस का इंटरव्यू छपा था। उसको देख के शायद पहला बीज, जो सिविल सेवा में आने का जो पहला बीज है, शायद वहीं से आया। और उसके बाद ओरिएंटेशन मेरा उस तरफ हुआ कि मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। दरअसल उस समय बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या होता है, बस एक आईएएस है और कलेक्टर है और डीएम है और डीएम की गाड़ी है, और वो सब देख के मुझे लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है जो होने से शायद मैं लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। और मैंने देखा और उसी से मुझे प्रेरणा मिली। फिर उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया और एमए भी किया फिलॉसफी से, और यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा मैं दर्शन शास्त्र में। तो इस जर्नी में जो एकेडमिक मेरा बैकग्राउंड है, और संयोग ये था कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जिसे मुझे गोल्ड मेडल मिला, और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का। और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ तैयारी करी 1 साल 1.5 साल की, और यूपीएससी की परीक्षा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया।
ऑल इंडिया रैंक मेरी 55 थी। अच्छी रैंक होने के कारण मुझे अपना कैडर बिहार मिल गया और मुझे मेरी जन्मभूमि ही मेरी कर्मभूमि बन गई और तब से मैं लगातार यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी दीपक जी, चूँकि आज नेशनल सिविल सर्विस डे भी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल सिविल सर्विस डे आपके मायने में, मतलब कि आपके हिसाब से इसका असली मतलब क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? और क्या जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए आज के जो समय है, उनके लिए जो ये जॉब है कितना चुनौतीपूर्ण बन चुका है और किस तरह से आप इसे देखते हैं? सिविल सेवक का मुख्य काम है नीति बनाना और उसको क्रियान्वित करना। समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है वहाँ तक योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना। निष्पक्षता, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम करना लोक सेवक का मुख्य दायित्व है। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा आपको। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में एक जो IAS का प्रथम बैच था उसको संबोधित किया था। उसमें उन्होंने यही कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो IAS होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था। यानी कि इतना एक इस्पात की तरह मजबूत फ्रेम है जो अडिग रहे, किसी दबाव में ना आए और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करे। उसके बाद 2006 से इसको औपचारिक रूप से इस सिविल सेवा दिवस को मनाया जाने लगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई और इस दिन हम लोग लोक सेवकों को पुरस्कृत करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, या उन्होंने एक बड़े समूह को, बड़े समाज के एक बड़े समूह को के लिए विशेष रूप से कुछ किया है जिससे उनके जीवन परिवर्तन हुआ है। तो एजेंट जो है, एजेंट ऑफ चेंज कहा जाता है लोक सेवक को। तो इसमें जो दायित्व जो उन्होंने निभाया है सभी लोक सेवकों ने, तो उसको पुरस्कृत करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये सिविल सेवा दिवस हम मनाते हैं। बिहार सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी और सभी सरकारें इसको मनाती हैं और इस दिन लोक सेवक जो हैं अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा त्याग करके, परिवार को पीछे रख करके, समाज को आगे ला करके, लोक सेवा को आगे ला करके, वैसा व्यक्ति जिसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है उसकी आवाज़ बन के उसके लिए काम करना, तो ये इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। और सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सिविल सेवा का सही मायने होता है कि जो भी सरकार द्वारा जन एवं समाज कल्याण के लिए सुविधाएं बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, वो हर वर्ग के एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। और अगर आपकी बात करें तो आपकी भी ये विशेषता है कि आप फाइलों से निकलकर ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में जाके उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। ये कितना चुनौतीपूर्ण है या किस तरीके से आप उसको इन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी नीति निर्माण के लिए फीडबैक जरूरी है। हम तभी नीति निर्माण कर सकते हैं, कोई पॉलिसी बना सकते हैं जब हमें फील्ड का रियल फीडबैक हो कि वहाँ कैसी योजनाएं काम कर रही हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। उस जगह जब तक हम वो नहीं समझेंगे तो मेरा यही प्रयास होता है कि केवल ऑफिस में बैठ के काम ना हो, फील्ड में लगातार निरीक्षण हो, भ्रमण हो, लोगों से संवाद किया जाए। संवाद स्थापित करने से ही आप अच्छे लोक सेवक बन सकते हैं। तो ये जैसे मेरा एक ये है कि पहले कनेक्ट करो, फिर कन्वे करो, फिर कन्विंस करो। जैसे हम किसी भी समूह में जाते हैं, वहाँ ग्रामीण जनता बैठी होती है, तो उनसे अगर हम लोकल डायलेक्ट में, लोकल भाषा में, लोकल बोली में अगर बात करते हैं तो एक कनेक्शन उनसे हो जाता है। तो बिहार में होने का स्वाभाविक लाभ मुझे ये मिला कि यहाँ की बज्जिका, मैथिली, मगही, अंगिका जो भी भाषाएं, बोलियाँ हैं, उनको मैंने सीखने का प्रयास किया है। तो इससे उनसे कनेक्ट होता है। फिर जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हम उनको बताते हैं और फिर कन्विंस करते हैं कि आप इस योजना में इस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसको यहाँ अप्लाई करना होता है। अब तो RTPS, राइट टू पब्लिक सर्विस आ गया है, तो उसके माध्यम से लोग एक काउंटर पे जाके या ऑनलाइन भी, अब तो डिजिटल ज़माना है, आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से जनता के बीच जाना। अब जैसे स्कूल का निरीक्षण है तो उसमें MDM का खाना अगर बच्चे खा रहे हैं, तो मैं जब बांका में जिलाधिकारी था तो मैंने प्रयास किया कि बच्चों के साथ बैठ के वहीं पे उनके साथ भोजन करूं। तो इसका ये मतलब नहीं था कि मुझे मीडिया में दिखाना, ये ऐसा कुछ नहीं था। बस मेरा ये था कि बच्चों के साथ बैठ के अगर वही भोजन अचानक से जा करके सडन, बिना पहले से बताए हुए, तो आपको एक तो भोजन की क्वालिटी पता चलेगी कि क्या वहाँ सही मात्रा में, सही अनुपात में, सही पोषण के साथ
बच्चों को भोजन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जी। दूसरा कि बच्चों का जिलाधिकारी के साथ बैठ करके अगर भोजन हो रहा है तो इससे उनमें एक मोटिवेशन भी आता है और इसका एक अच्छा समाज में संदेश भी जाता है। तो बस ये मेरा रहता है कि फील्ड में जाओ, रियल फीडबैक लो और उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ। तो ये है। दीपक जी, आपकी किताब भी है हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल इन सिविल सर्विस। तो इस किताब को लिखने का पीछे जो मकसद है, क्या था, उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जब बताएं और कब आपने लिखा ये किताब? दरअसल इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने सिविल सेवा क्वालिफाई किया 2007 में, तो उसके बाद बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते थे फ़ोन पे कि ज़रा मुझे गाइड कर दीजिए बच्चों के, युवाओं के जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे होते। तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई, फ़ोन पे, मैसेजेस पे, ईमेल पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक किताब लिखी जाए जिसमें मैं अपनी सभी बातें लिख दूं कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो दिशा है। यूपीएससी को या कोई भी एग्जामिनेशन को, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करना है तो आपके पास कड़ी मेहनत तो करनी ही है, लेकिन दिशा भी सही होनी चाहिए। सही दिशा में कड़ी मेहनत, ये सफलता का मूल मंत्र है। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, एक पुराना श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मतलब उद्यम और परिश्रम करने से ही हमको सफलता मिलेगी। अगर आप जंगल के राजा हैं, शेर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिरन जो है आ करके आपके मुख में प्रवेश कर जाए। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप भले जंगल के राजा ही क्यों ना हो। तो उसी तरह से ये जो है दिशा, सही दिशा में अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे स्मार्ट तरीके से, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन कंटेंट बहुत सारे उपलब्ध हैं, आपके मोबाइल से आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में हमने वही बताया है कि आपकी दिशा कैसी होनी चाहिए। जिस दिन आपने सोचा कि हमको सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो आमतौर पर क्या करते हैं लोग, कोचिंग के नोट्स खरीदते हैं, मोटी मोटी किताबें खरीदते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि हमने उसमें बताया है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूपीएससी का पैटर्न और सिलेबस समझना पड़ेगा, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। और उसके बाद बिल्कुल एनसीईआरटी की बेसिक बुक से आपको शुरुआत करनी चाहिए और तब जाके जो मोटी मोटी किताबें हैं और कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़ना चाहिए। तो इसी से हमारा एक और जुड़ा सवाल है दीपक जी कि आज के जो युवा हैं सिविल सर्विस में आकर्षण को लेकर जो मतलब कि आकर्षित होते हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में है वो आज? नहीं, देखिए सबका उद्देश्य अलग अलग है। सिविल सेवा में आना एक डिसीजन है कि हमको कुछ, किसी का डिसीजन है कि वो फिल्म मेकिंग में जाएंगे, किसी को एक्टिंग में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, तो उसी तरह किसी को सिविल सेवक भी बनना है। तो जिसको सिविल सेवक बनना है तो एक तो ये डिसीजन हो गया कि पहले हमने सिविल सेवा को चुना, अपना एक गोल सेट किया। उसके बाद उसमें भी फिर आपका पर्पस अलग अलग हो सकता है। किसी को पावर चाहिए, किसी को लोक सेवा करना है कि नहीं हम एकदम समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका और भी कई लक्ष्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो आज के युवाओं में जो सिविल सेवा के प्रति जागरूकता भी है और मैं समझता हूँ कि ये सही दिशा में है, इसलिए क्योंकि युवा जो है एक आज की का जो युवा है वो परिपक्व युवा है मेरी समझ से, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एआई है, उसके पास एमएल है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इतने सारे संसाधनों से युक्त होकर अगर कोई युवा सकारात्मक दिशा में और अच्छी सोच और अच्छी नीयत के साथ सिविल सेवा में जाना चाहता है तो उसको स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। अगर सर आज के युवाओं की क्वालिटीज़ की बात करें तो वो शॉर्टकट को अपनाते हैं, और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट का मतलब कोई जगह नहीं है सर, आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो इससे बहुत अच्छी लाइन भी है कि खुद पर शासन फिर अनुशासन, खुद पर अनुशासन फिर शासन। तो ऐसे में जो युवा हैं वो उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगे कि वो सही दिशा में मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में स्टडीज़ करे, चीज़ों को समझे, क्योंकि अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सेलेंट होना है तो आपको उस फील्ड से जुड़े एक एक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। साहित्य से जुड़ाव होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्य भी कहीं ना कहीं आपको एक बेस प्रोवाइड करता है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सिविल सेवा में जाना है तो सबसे पहले शॉर्टकट को भूल जाइए, बिल्कुल, क्योंकि शॉर्टकट से आप सिविल सेवा तो कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, कभी भी उस सेवा में नहीं जा पाएंगे।
और जैसा अभी हमने गांधी जी के विचारों को सुना अभी इसी कार्यक्रम में कि आदमी जो सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आपको अगर आप शुरू से ही शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो फिर सिविल सेवा आपसे नहीं होने वाला। जैसा कि मैंने बताया कि सही दिशा जब तक नहीं होगी तब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। सही दिशा का अर्थ ही वही है कि पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। आप सीधा कोचिंग के नोट्स और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट वाले चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसी के लिए एकदम ज़रूरी है कि पहले उसकी डिमांड और सप्लाई का सब लोग जानते हैं, एक चेन होता है। तो यूपीएससी या कोई भी सिविल सेवा जो एग्जामिनेशन होती है, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार, कोई भी हो, तो उसमें उसके डिमांड को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सप्लाई नहीं दे पाएंगे। उसका हर एग्जाम का अलग डिमांड होता है। कहीं पे आपको लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कहीं पे छोटा लिखना है, कहीं पे सारगर्भित लिखना है, कहीं पे आपको विभिन्न विद्वानों के कोट्स लिखने से फायदा भी हो सकता है और कभी कभी लिखने से नुकसान भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है और बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और थोड़ा बेसिक समझ अगर आपकी है तो मैं समझता हूँ कि उससे आपकी काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। और शॉर्टकट तो बिल्कुल ही नहीं अपनाना चाहिए और अपना नोट्स बनाना चाहिए। एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स को पढ़ के आप नोट्स बनाइए और उसको मगअप करिए, उसको लर्न करिए, रिवीजन करिए। अच्छा सर, इंटरव्यू को भी लोग काफ़ी टफ मानते, कहते हैं कि अगर आप रिटन क्वालिफाई कर ले तो इंटरव्यू को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए लोगों को किस तरीके से खुद को तैयार करना चाहिए? इंटरव्यू कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रातों रात एक रात में आप कर सकते हैं। वो आपकी व्यक्तित्व को जज किया जाता है। उसमें आपका पर्सनालिटी ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव है नहीं है, दबाव में आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जैसे डेली हर सिविल सेवा के जो प्रतिभागी हैं उनको प्रतिदिन एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का अखबार जरूर पढ़ना चाहिए और इसको अपनी आदत में डाल लेना चाहिए। उसी तरह से न्यूज़ है, हमारे दूरदर्शन का न्यूज़ है, तो इस तरह की चीज़ों को सुनने से, बीबीसी सुनने से, इस तरह की चीज़ों को सुनना चाहिए और इससे आपकी समझ भी विकसित होती है और अपनी अभिव्यक्ति क्षमता भी आपकी बढ़ती है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य, भाषा तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, लेकिन साहित्य पढ़ने से आपकी भाषा समृद्ध होती है। तो अगर जैसे आपका अंग्रेजी माध्यम है इसमें या हिंदी माध्यम है, किसी भी एक माध्यम से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो, तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर हिंदी माध्यम है तो हिंदी साहित्य का अध्ययन जरूर कर लें। जैसे अगर हिंदी साहित्य का आपने अध्ययन किया तो आपकी भाषा समृद्ध हो गई और उससे आपका जो निबंध का पेपर है जो 250 मार्क्स का है मेंस में, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो ये चरण है यूपीएससी के। मैं जस्ट उसको बता रहा हूँ। 24 प्रकार की सर्विसेज इसमें इस एग्ज़ाम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, फॉरेस्ट सर्विस है, आईआरएस है, ऑडिट अकाउंट सर्विस है, इस तरह की कई 24 सर्विसेज हैं जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज भी है, ग्रुप ए सर्विस भी है, ग्रुप बी सर्विस भी है। तो खैर ये विषयांतर हो जाएगा, यूपीएससी के वेबसाइट पे सब कुछ है जी। तो इसमें बस मेरा यही है कि आपको एक सही दिशा में और इसको लग के करना चाहिए और अगर दिशा सही नहीं होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। और डेविएशन बहुत होता है। हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हुए युवाओं को देखते हैं आजकल, बहुत दुख होता है कि वो रील्स देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उसी मोबाइल पे वो चाहे तो अच्छा कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। आजकल डिजिटल कंटेंट इतने अच्छे अच्छे उपलब्ध हैं, आप ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सबका ऑडियो वीडियो सब कुछ उस पर उपलब्ध है, उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। दीपक जी, आपने जिन जिलों में अभी तक काम किया है, सबसे कठिन मुश्किल भरा काम कौन सा रहा आपका? मतलब कि किन जिलों में आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा? और ज़िला पदाधिकारी के रूप में आपका सबसे बड़ा जो कठिन निर्णय है वो कौन सा था, जरूर चाहेंगे अगर बताएं। जिला पदाधिकारी के रूप में मैंने बांका और सारण, छपरा, यहाँ काम किया है बिहार में। और छपरा में जो एक बड़ा काम जिसको कह सकते हैं मेरी नज़र में ये है कि जो आप अभी जेपी सेतु देख रहे हैं जो छपरा और पटना कनेक्ट करती है, तो 2015 में जब जनवरी 2015 में मैंने छपरा डीएम के रूप में ज्वाइन किया वहाँ, तो मेरे सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती यही थी कि उस स्ट्रेच को, जो पुल का अंतिम भाग निर्माण होना बाकी था, सिर्फ इसलिए बाकी था क्योंकि वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा था और वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे उनकी दो डिमांड थी। एक तो उनको मुआवजा चाहिए था और दूसरा नौकरी भी चाहिए था। और कई दौर की बात मेरे पहले के जिलाधिकारी कर चुके थे जो
रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। तो फिर मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की, उनको आश्वासन दिया, रेलवे के अधिकारियों से बात की, और प्रशासन में अगर आप होते हैं तो आपको साम दाम दंड भेद सब कुछ करना होता है रिजल्ट देने के लिए। तो फिर उनसे वार्ता की गई और मुझे बड़ा संतोष है और संतुष्टि भी है, गर्व भी है कि मैंने उस काम को बड़े अच्छे से किया, और ये ज़िले के लिए उपलब्धि रही, मेरी टीम के लिए एक उपलब्धि थी कि जेपी से तू मेरे ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर वहाँ बन गया। सर, आपने जहाँ भी पदभार संभाला है वहाँ पे बखूबी अपने कार्य को निभाया, और इस पे आपकी एक बहुत अच्छी किताब भी है। आपने शायद बिहार पे बहुत अच्छी किताब भी लिखी, किस तरीके से हमें अपने पदभार को या किस तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए जिससे हम उस पर सफल हो सके। इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? अभी हमने कोविड के दौरान मुझे एक मौका मिला, जब थोड़ा सा खाली समय था, तो उस समय हमने सोचा कि गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक किसान, एक मजदूर, एक महिला, एक वृद्धा, एक विधवा महिला या कोई बच्चा है, कोई भी है, तो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं है, उस योजना का लाभ कैसे लेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिहार में जो अभी 48 विभाग हैं, 48 सरकारी विभाग हैं, तो उन सभी विभागों में जो सरकार की योजनाएं चलती हैं उनको संक्षिप्त उनका एक जगह आ जाना चाहिए, वर्णन होना चाहिए, जिसको देख करके वो ये समझ ले कि ये योजना मेरे काम की है और इस योजना का लाभ लेने के लिए मुझे यहाँ आवेदन देना है और इस योजना के आवेदन देने के बाद मुझे ये लाभ मिलेगा। तो ये सोच करके हमने बिहार की में सभी सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन करके किताब लिखी है। तो उस काफ़ी लोकप्रिय भी है और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है। तो उसको पढ़ने से ये मैं अभी आह्वान भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि गांव में खास करके मेरा मकसद भी यही है। मैंने वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाली किताब भी यही सोच के लिखी है कि गांव में बैठा व्यक्ति, गांव में बैठा जो युवा है, जिसके पास पटना दिल्ली जाने की क्षमता भी नहीं है शायद, और उस तरह का प्लानिंग नहीं है उसके पास, रिसोर्सेज भी नहीं है उसके पास, वो घर में बैठ के कम से कम उसको सही दिशा मिल जाए, उसको ये पता चल जाए कि ये करने से ये होगा, ऐसा करेंगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक संभावना है। तो बस यही प्रयास है मेरा, मेरी किताबों को लिखने का एक यही प्रयास रहता है, उद्देश्य ये रहता है कि जो गांव में बैठे लोग हैं, युवा हैं खास करके, उनको एक सही दिशा हम अपने किताबों के माध्यम से दे सकें। जी दीपक जी, आपने आरटीआई और न्यायालय के मामलों पर भी आपने काम किया है, जरूर चाहेंगे इससे जुड़ा जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें। देखिए, जब से सूचना का अधिकार आया है तब से काफ़ी जागृति भी आई है, भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब आप क्या है कि अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। तो लोक सेवक के लिए एक बड़ा पॉजिटिव भी है कि उसको अपने कार्यों को ससमय पूरा करना है। तो आरटीआई के मामले में, चाहे न्यायालय के मामलों में, हम लोग लोक सेवक जो है बिल्कुल सचेत रहता है, सजग रहता है, सतर्क रहता है कि इनको ससमय पूरा कराया जाना है, और इसके लिए अपनी टीम को लगातार ब्रीफिंग करना होता है कि ये इन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है और इन चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए इनका निष्पादन करना है। तो इससे अंतिम रूप से देखिए, हम सबका लोक सेवक का अंतिम उद्देश्य है जनता को लाभ पहुँचाना, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को पहुँचाना और इसको ससमय पहुँचाना। तो ये जो है आरटीआई के आने से ये सब हुआ है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा है।